गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ई क्लास का टॉपिक है लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिक्विड स्टेट क्या होती है। व्हाट इज़ अ लिक्विड? अ लिक्विड इज़ द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ द मैटर। अ लिक्विड हैज़ 3 मेन प्रॉपर्टीज़। 3 जो बेसिक गुण द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इट डज़ नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, इट हैज़ ए डेफिनेट मास एंड इट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी द्रव अवस्था के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि द्रव पदार्थ वो होते हैं जिनकी निश्चित आकार नहीं होता। जिस पात्र में, जिस कंटेनर में हम इनको रखते हैं, इनका आकार वैसा ही हो जाता है, लेकिन इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और साथ ही इनका एक निश्चित आयतन भी होता है। इससे पहले हमने जो गैसीय अवस्था पढ़ा था, वो गैसीय अवस्था के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड्स में निश्चित आकार तो नहीं होता, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है ऐसा? इससे पहले वाली क्लास में भी अपन ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह के हैं। अगर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत प्रबल हैं तो अणु एक निश्चित विन्यास में रहेंगे, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रहेंगे और ऐसी अवस्था में उनमें प्रबल आकर्षण बल होगा। अगर आकर्षण बल उससे थोड़ा सा कम होगा तो वो द्रव अवस्था में रहेंगे, और अगर आकर्षण बल उससे भी कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हम लगभग नगण्य मान लें, तो पदार्थ कौन सी अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में आ जाता है। A liquid will always take up the same amount of space and take the shape of its container. द्रव को जिस भी पात्र में हम डालेंगे उसका आकार उसी तरीके का हो जाता है। ये चीज़ हम अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेसिक जो डिफरेंस है गैसीय अवस्था में। आप देखो, हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है अणु बहुत दूर दूर हैं, और जब अणु दूर दूर होंगे तो इनमें आकर्षण बल कैसा होगा? आकर्षण बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अणुओं के बीच में जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब अणुओं में अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो आकर्षण बल बहुत ही कम होगा। इसी तरीके से लिक्विड में देखिए आकर्षण बल गैसेस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सॉलिड्स की तुलना में कम होता है। सॉलिड्स में देखिए, सॉलिड्स में बिल्कुल अणु एक दूसरे के पास में आकर्षण बल इतना प्रबल है कि ये एक निश्चित विन्यास में रहते हैं। अब यहाँ पर इन गैसीय स्टेट में देखिए इनके बीच में कितनी ज़्यादा दूरी है। ये दूरी ज़्यादा होने से क्या होता है? गैसों में एक स्पेशल गुण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। उसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे इसका आयतन कम हो जाएगा। यहाँ अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आयतन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए गैसेस में संपीड्यता पाई जाती है, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में संपीड्यता बहुत ही कम। लिक्विड्स में और सॉलिड्स में लगभग नगण्य संपीड्यता पाई जाती है। उससे क्या होता है? गैसेस के केसेस में हमने क्या पढ़ा था? पीवी आइसोथर्म, मतलब इसके गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो गैस का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स के अंदर आयतन पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गैसेस में हम क्या पढ़ते हैं? पीवी आइसोथर्म्स, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स में हम पीवी आइसोथर्म्स नहीं पढ़ते। दूसरी बात, गैसेस में देखिए अणुओं के बीच में कितनी सारी खाली जगह होने से क्या होगा? अणु हर तरह की गति करने के लिए स्वतंत्र है। वो यहाँ पर कंपन गति कर सकता है, घूर्णन गति कर सकता है और स्थानांतरण गति भी कर सकता है। मतलब जो 3 तरीके के मोशन हम अणुओं में पढ़ते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशनली मोशन एंड रोटेशनल मोशन, वो तीनों मोशन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि लिक्विड स्टेट में देखिए गैस के अणुओं के बीच में बहुत कम स्थान है, तो यहाँ पर सिर्फ कंपन हो पाएगा और घूर्णन हो पाएगा। मतलब अणु कंपन गति करेगा और घूर्णन गति करेगा। लेकिन जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में देखिए बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अणु सिर्फ कंपन गति कर सकते हैं
वो घूर्णन गति यहाँ पर नहीं कर सकते, सिर्फ जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है उसके आसपास कंपन करते हैं। सो सॉलिड्स में क्या पाया जाता है, सिर्फ कंपन गति। लिक्विड्स में क्या पाया जाता है, कंपन के साथ साथ घूर्णन गति। और गैस में तीनों प्रकार की गति पाई जाती है। ये जब आगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो फिर हम इन मोशंस के बारे में और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब द्रवों में किस तरीके के बल पाए जाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि द्रवों में जो अंतर आणविक बल पाए जाते हैं वो गैसेस और सॉलिड्स दोनों के बीच के होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। अब दो तरीके के आकर्षण बल है, एक तो अंतर आणविक जो दो अणुओं के बीच में होते हैं, एक अंतरा आणविक जो कि एक ही अणु के परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखते हैं। Generally, the intermolecular forces are much weaker than the intramolecular forces. देखिए 41 किलो जूल चाहिए टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर को अगर आप वाष्पित करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 41 किलो जूल्स। जब हम वाष्पित करेंगे तो क्या होगा, कौन से बल होंगे, अंतर आणविक बल यहाँ पर हमें तोड़ने पड़ेंगे और उनके लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, 41 किलो जूल्स। 390 किलो जूल टू ब्रेक ऑल OH बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। लेकिन अगर इसी 1 मोल वाटर का अंतरा आणविक बल अगर हमको तोड़ने पड़े, अंतरा आणविक बल का मतलब क्या है, अणु के अंदर होने वाले बल, जैसे कि OH हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 930 किलो जूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या अंतर आणविक बल ये किस में होते हैं, अणुओं में पाए जाने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। दो अणुओं के बीच में पाए जाने वाले बल को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये कितने तरह के होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल। Molecules with dipoles orient themselves so that the positive and negative end of the dipoles are close to each other. जो द्विध्रुव अणु होते हैं, द्विध्रुव अणु कौन से होते हैं, जिनमें एक तरफ आपका पॉजिटिव एंड बन जाता है और दूसरी तरफ निगेटिव एंड बन जाता है। जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनमें एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उस आकर्षण बल को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। Hydrogen bond, the dipole-dipole attraction in which hydrogen is bonded to a highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ होता है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या उच्च विद्युत ऋणी एटम, जैसे फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। अब देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हम देखते हैं किस तरीके के होते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमने सॉलिड का लिया हुआ है। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखेंगे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि सॉलिड्स में फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में फोर्सेस थोड़े से वीक होते हैं। तो डाइपोल किस तरीके से बनते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका एक अणु है, इसका एक पॉजिटिव एंड है और एक निगेटिव एंड है, तो अब ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। जब ये डाइपोल बन गया, दूसरा अणु एक दूसरा डाइपोल है। अब ये एक दूसरे के पास में इस तरीके से विन्यासित हो जाते हैं, इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं कि इसका निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के बीच में आ गया। तो अब यहाँ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। इसका निगेटिव किसके पास में आ जाएगा, पॉजिटिव के, यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये सारे मिला करके क्या बनाएंगे, प्रबल आकर्षण बल। The electrostatic interaction of two polar molecules, the interaction of many dipoles in a condensed state. अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर हमने जो रेड लाइंस है वो हम अट्रैक्शन कर बता रहे हैं उससे, और जो हमारी ब्लू डॉटेड लाइन है उनसे हम क्या बता रहे हैं, रिपल्शन या प्रतिकर्षण बल। अब ये डाइपोल है, जैसा अपन ने पढ़ा था, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इसके यहाँ प्लस है अगर, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप से इस तरीके से विन्यासित होगा कि इसका माइनस वाला एंड यहाँ आ जाए और पॉजिटिव यहाँ आ जाए। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर बहुत सारे अणु हैं हमारे पास तो वो इस तरीके से एक दूसरे को विन्यासित कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस और माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल। द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जल में किस तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वाटर का जो स्ट्रक्चर आपको पता है, ऑक्सीजन और दो तरफ हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी या विद्युत ऋणता उच्च होती है, तो इस पर चार्ज कैसा जाता है, डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ खिसक जाएगा, तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और ये डेल्टा प्लस। अब ये ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, जल के अणु, इनमें क्या हो जाएगा, जो निगेटिव एंड है उसके पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव के पास में पॉजिटिव, निगेटिव के पास में पॉजिटिव। तो ये इस तरीके का एक नेटवर्क बना लेंगे, और इस नेटवर्क में क्या हो जाएगा, प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाए। अब और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल किस तरीके के हो सकते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस। अभी हमने कौन कौन से देखे थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। लेकिन एक डाइपोल के साथ में अगर कोई आयन हो, जैसे आयन है NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल वो अणु होता है जिसमें ध्रुवणता पाई जाती है। ध्रुवणता की वजह से क्या होगा, उसका एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा एंड उसका निगेटिव बन जाएगा। जैसे कि अभी अपन ने H2O मॉलिक्यूल में देखा था कि जब अणु की विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है तो ऑक्सीजन आपका क्या बन गया था, निगेटिव, एंड हाइड्रोजन क्या बन गया था, पॉजिटिव। तो डाइपोल बन गया, एक प्लस बन गया और दूसरा माइनस बन गया। अब जैसे ही Na प्लस आएगा, इसका Cl पार्ट अपने आप इसकी तरफ आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस पॉजिटिव की तरफ क्या आ जाएगा, क्लोराइड, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल। इसके अलावा जो द्रवों में पाया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। Relatively weak forces that exist among the noble gas atoms and the non-polar molecules, caused by instantaneous dipole in which the electron distribution becomes asymmetrical. The ease with which electron cloud of an atom can be distorted is called polarizability. अब लंडन फोर्सेस कौन से वाले फोर्सेस हैं, लंडन फोर्सेस हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे सर फिट्ज लंडन, उन्होंने सबसे पहले इन फोर्सेस के बारे में बताया, तो उनके नाम पर हम इनको क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। अब पहली बात तो ये लंडन फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस, बहुत ही कमज़ोर बल हैं। ये कौन से अणुओं में पाए जाते हैं, एसिमेट्रिकल, असममित अणुओं में पाया जाता है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल 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 इंटरेक्शन या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों में हमें क्या चाहिए था, डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हुआ, ऐसा अणु जिसमें एक पॉजिटिव एंड हो जाए और दूसरा निगेटिव एंड हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा अणु है जिसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव एंड है ही नहीं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, H2 का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो उनमें ना प्लस एंड बन सकता है और ना ही माइनस एंड बन सकता है। इस तरीके के अणुओं में जो बल पाया जाता है, इस तरीके के अणुओं में जो आकर्षण बल पाया जाता है, जैसे कि नोबल गैसेस के अंदर, उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। अब ये जो लंडन फोर्स है, इसकी व्याख्या हम किसके बेस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। An instantaneous polarization can occur on atom A, creating an instantaneous dipole. This dipole creates an induced dipole on the neighboring atom B. B is non-polar molecules such as hydrogen can also develop instantaneous and induced dipoles. अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे ये आपका एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये एक एटम ए है और ऐसा ही हमारे पास एक एटम बी है। यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है मान लीजिए, या हमारे पास जो नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी गैस। अब क्या होता है कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स में हम ये ऐसा मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, एक स्थिति ऐसी आ सकती है कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ जाए, आ सकती है ऐसी स्थिति। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा।
तो अब आपका बन गया डाइपोल, निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है। जैसे ही ये होगा, ये जो पास वाला एटम है यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ अपने आप निगेटिव एंड बन जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव। तो एक डाइपोल बन गया और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। अब इन दोनों में यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव, क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से बताया है, मान लीजिए हाइड्रोजन को हम एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का अणु है, तो 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है। जब ये रिवॉल्व करें, एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऐसी बनती है कि जहाँ पर यहाँ डेल्टा माइनस आ जाए और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाए। आ सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है इस बात की कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाए। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आएंगे, निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो डेल्टा पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये तुरंत इस वाले हाइड्रोजन पे क्या डेवलप करेगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्स है तो ये किस में पाया जाता है, नोबल गैसेस में या द्रव अवस्था में। तो पॉलराइजेबिलिटी is the ease with which the electron distribution in the atom or molecule can be distorted। ये जो हमने अभी डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ा, जो लंदन फोर्सेस पढ़ा है, ये लंदन फोर्सेस कैसे होता है, एकदम से अणु के अंदर जब कोई ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। ये ध्रुवणता कब बढ़ेगी, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो ध्रुवणता ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा तो भी ध्रुवणता हमारी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं, तो अभी हमने फोर्सेस पढ़े कि लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में कितनी तरीके की फोर्सेस पाई जाती है। डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, और लंदन फोर्सेस हो सकता है। अब इन सब बलों की वजह से द्रवों में कुछ खास गुण उत्पन्न होते हैं। वो खास गुण कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। Surface tension is the amount of energy required to stretch or increase the surface of a liquid by a unit area, or the resistance to an increase in its surface area is known as surface tension। Surface tension, अगर द्रव के अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव का मान भी ज़्यादा होगा। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, यह हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड भर रखा है और ये इसकी सरफेस है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें। अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप इस वाले मॉलिक्यूल के बीच में देखिए, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पास पास में है तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो साथ में इसमें भी लग रहा है। तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मॉलिक्यूल मूवमेंट करता रहेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत। गैसीय अवस्था में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, लेकिन लिक्विड में इतना नहीं होता क्योंकि आकर्षण बल कुछ प्रबल है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जो अणु यहाँ पर स्थित है, ये अणु कौन सा है, जो बीच में स्थित है, लेकिन जो सरफेस के ऊपर स्थित है उस अणु में क्या स्थिति है, देखिए यहाँ अणु है, यहाँ पे भी अणु है, यहाँ पे भी अणु, लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी अणु नहीं है। तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगेगा। लेकिन इसको नगण्य करने के लिए, इसको नेग्लेफाई करने के लिए यहाँ ऊपर एक भी अणु नहीं है। तो क्या होगा, सारा जो आकर्षण बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इस यूनिट एरिया में आकर्षण बल लगेगा। जब यहाँ आकर्षण बल लगेगा तो इस सरफेस के ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। हम एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि किसी चीज़ को हम नीचे की तरफ खींचें। अगर हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये वाली सरफेस कैसी हो जाएगी, एक बहुत टेंशन वाली स्टेट में आ जाएगी, तनाव वाली स्थिति में आ जाएगी, और उस तनाव को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सरफेस टेंशन पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन या केशिका नली प्रभाव। स्पॉन्टेनियस राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपने बॉटनी भी पढ़ा होगा कि जो रूट्स में पानी को खींचता है पौधा, वो किसकी वजह से खींचता है, केशिका नली सिद्धांत की वजह से।
पानी कैपिलरी के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ता है। नॉन पोलर लिक्विड मर्करी फॉर्म्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन ए ग्लास ट्यूब वेयर एज द पोलर वाटर फॉर्म्स है कॉन्केव मेनिस्कस। ठीक है, अब देखिए ये केशिका नली में जब ये ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जो नॉन पोलर मर्करी है इसका कॉन्वेक्स इस तरीके का है मेनिस्कस, और जबकि हमारा वाटर है उसका मेनिस्कस कैसा है, इस तरीके का कॉन्केव मेनिस्कस। द्रव में और जो विशेष गुण पाए जाते हैं, कोहेसन इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स। कोहेसन फोर्सेस कौन सी होती है, जो समान लाइक मॉलिक्यूल्स में बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ससंजन बल। जो अणु समान होते हैं, समान अणुओं में क्या पाया जाता है, ससंजन बल। जैसे देखिए ये हमारे पास एक द्रव है, यहाँ पर ये जो द्रव है इसके अणु जो सेम अणु हैं उनमें कौन सा बल पाया जाएगा, ससंजन बल। इस समान अणुओं में जो आकर्षण बल पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ससंजन बल। जबकि असमान अणु कौन सा हो गया, जैसे ग्लास ट्यूब और वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड और ग्लास दोनों के अणु अलग अलग हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसन फोर्सेस या फिर आसंजन बल। तो दो तरीके के बल हैं, ससंजन बल सेम अणुओं में, आसंजन बल डिफरेंट प्रकार के अणु। इसके बाद में आया जाता है लिक्विड का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी या शांतता। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो द्रव की गति का विरोध करता है उसको हम शांतता कहते हैं। अगर अंतर आणविक बल स्ट्रॉन्ग होंगे तो शांतता ज़्यादा होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पानी और शहद इन दोनों में से शांतता किसके ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर आप दोनों को बहाएंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन दिखाएगा, शहद दिखाएगा, इसलिए शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसके लिए कौन कौन सी थेरीज़ दी गई हैं, पानी में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसका स्ट्रक्चर में क्या स्पेशल बातें होती हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।